हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। तो हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया है, जहां पे हमने रिप्रोडक्शन तक की बातें कर ली थी। उसके बाद मैंने आपको एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस समझाया था, जो एनसीईआरटी की लाइन थी, दैट इज कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। वो कैसे एक म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, वो आपको पिछले लेक्चर की एंडिंग में मिल जाएगा। आज वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज वाला पोर्शन हम स्टार्ट पिछले से रिलेट करके चलेंगे। आज वाले पोर्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर का केस देखना है। देखो, हमने यूनिक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का रिलेशन तो पढ़ ही लिया था, ठीक है। बट आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मल्टी सेल्यूलर में वो रिलेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, इन मल्टी सेल्यूलर। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भैया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन का क्या क्या रिलेशन रहता है, हम वो समझते हैं। मल्टी सेल्यूलर के केस में क्या होता है, एनसीईआरटी क्या बोलेगी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब है? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो रहेंगे, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो रहेंगे, बट ये इवेंट पिछले वाले केस की तरह साइमल्टेनियसली नहीं चलेगा। साइमल्टेनियसली को हम इजी अगर भाषा में समझाऊं तो साथ साथ चलना, सेम टाइम पे किसी दो इवेंट्स का होना। अब एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात लेते हैं। हम मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, क्या हमारे अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साथ साथ चलती है? बच्चा अभी जस्ट पैदा हुआ, मान लो 3 मिनट हुए हैं, क्या रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो गया? 10 मिनट हुए हैं, क्या रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो गया? नहीं। सबसे पहली चीज, एडोलेसेंस में आने के लिए कितने साल लगे? 13 साल। तो क्या जब तक 13 साल तक वो बच्चे के पास मतलब कैपेबिलिटी नहीं थी रिप्रोड्यूस करने की, तब तक क्या वो क्या था आपका, नॉन लिविंग था? नहीं, लिविंग तो वो तब भी था। क्यों? क्योंकि तब तक हमारी कौन सी फेज चल रही थी? तब तक हमारी ग्रोथ फेज चल रही थी। जैसे ही क्या हुआ, जैसे वो 13 साल को हुआ, देन रिप्रोडक्टिव फेज में वो एंटर कर गया, कैपेबिलिटी आ गई उसमें। तो हम कहते हैं कि मल्टी सेल्यूलर के केस में ऐसा नहीं होता। वो यूनिसेल्यूलर थे जिनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा सिंपल था, तो उनके केस में क्या चीज होती थी, उनके केस में जस्ट आपका सिंपली वो जैसे जैसे नंबर में बढ़ते जाते थे, रिप्रोडक्शन की वजह से वहीं पे रिप्रोडक्शन भी हो रही थी एंड ग्रोथ भी हो रही थी। बट हमको क्या है, हमको टाइम लगता है। टाइम लगता है सबसे पहली चीज तो ग्रो करने में। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक ग्रो नहीं करोगे तब तक क्या रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आ जाएगी? नहीं। मतलब इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड तो कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि एक दूसरे पे डिपेंड करने के बावजूद भी ये साइमल्टेनियसली ही नहीं हो रहे, ठीक है, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, यानी कि टाइम लेके चल रहा है। ओके, तो आपका पहला केस जो मैंने एक्सप्लेन करना था पिछले लेक्चर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। होप करता हूं पिछले लेक्चर के साथ जो कनेक्शन था वो यहां तक आगे बैठ गया होगा। अब हम आगे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जो हमारी नेक्स्ट फीचर था, जिसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर 2 पढ़ाए थे आपको, याद करो, ग्रोथ के बारे में एंड दूसरा रिप्रोडक्शन। आज हम सभी के सभी डिफाइनिंग फीचर्स को अलग से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा आपका मेटाबॉलिज्म। वहां से क्या बात कर दी, लिप्टन ग्रीन टी की एड सुनिए, कोई भी ग्रीन टी ब्रांड की एड सुनिए, ग्रीन टी पियो, ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाए और बेली फैट घटाए, है ना, ऐसे करके ऐड आती है उसकी। तो ये मेटाबॉलिज्म है क्या? हमारी बॉडी के सेल्स कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर होने वाली रिएक्शंस, दैट आर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं लिखूंगा कि इट इज दी सम
total of all the cell reactions. ये रिएक्शन से सिंपल होता है, ठीक है, ऑफ ऑल दी सेल रिएक्शंस। अच्छा, क्या सेल के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की रिएक्शन होती है? क्या सेल के अंदर सिर्फ आके चीजें टूटती हैं? सेल के अंदर चीजें बनती भी हैं? बनती भी हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर भी हम दो तरीके की रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे दैट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड थिंग इज कैटाबॉलिज्म। ओके, अब ध्यान से समझना। एना का मतलब होता है सिंथेसिस और कैटा का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लिखेंगे, एना का मतलब होता है, वीडियो रोकने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ, साथ साथ में करते रहो। एना का मतलब होता है सिंथेसिस एंड कैटा का मतलब होता है आपका ब्रेकडाउन। तो जब मैं बात करूंगा आपकी एनाबॉलिज्म के बारे में, तो ये सभी वो रिएक्शंस इंक्लूड करेगा जिसमें कोई चीज बन रही होगी, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल लिख देता हूं मैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। दूसरा मैं यहाँ पर क्या एग्जांपल लिखूंगा कैटाबॉलिज्म में। तो कैटाबॉलिज्म में एग्जांपल जो आपकी ब्रेकडाउन हो रही है, इसके एग्जांपल होते हैं ग्लाइकोलिसिस। टेंशन ना लो, अभी दोनों समझाऊंगा कैसे कैसे होते हैं। लिखो, ग्लाइकोलिसिस। अब ना ध्यान से मेरी एक चीज समझना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट जो होता है अपना खाना खुद बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो वो अपना खाना खुद बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब ये जो उनकी कैपेबिलिटी है, इस कैपेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। कि वो पिगमेंट का यूज करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। उनका खाना क्या है? ग्लूकोज। तो वो सनलाइट का एंड CO2 का यूज करके क्लोरोफिल अपने पिगमेंट की मदद से क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज को बना सकते हैं अपने सेल के अंदर। तो जब कोई चीज बन रही होती है, ओके, हो तो ये काम सारा प्लांट सेल में ही रहा है ना। खुद सोचिए, रिएक्शन तो प्लांट सेल में ही हो रही है। तो जब किसी सेल के अंदर ऐसी रिएक्शन हो जो कि किसी चीज को जन्म दे रही हो, बना रही हो, ठीक है, तो बनाने वाली रिएक्शन यानी कि सिंथेसिस की रिएक्शन इज दी एनाबॉलिज्म, यानी कि सिंथेसिस वाली। एंड जब भी किसी सेल में कोई चीज आपकी टूट रही हो, तो वो क्या होगा? आपका कैटा मींस ब्रेकडाउन। तो जब कोई चीज टूट रही हो किसी सेल में, वो क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम समझते हैं थोड़ा सा। ग्लाइको वर्ड आता है ग्लूकोज के लिए एंड लिसिस का मतलब भी होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, ये लिसिस है, इसका मतलब भी होता है ब्रेकडाउन। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज। तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो क्या जाता है? ग्लूकोज जाता है, जाता है कि नहीं? और ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं, ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है। अब ग्लूकोज को तोड़ने पे क्या होगा? ग्लूकोज के बॉन्ड में होती है एनर्जी, वही एनर्जी हमको मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है। यानी कि ग्लाइकोलिसिस भी हो गया और रेस्पिरेशन कह रहा हूं, सॉरी, आपका फोटोसिंथेसिस भी हो गया। कई केसेस में, कई बुक्स में यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की जगह पे रेस्पिरेशन लिखा जाता है डायरेक्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्पिरेशन लिखा जाएगा डायरेक्ट। तो इतना पोर्शन जो था, ये था आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, आगे जब मैं बात करूंगा, ये दो पॉसिबल रिएक्शन समझ आ गया आपको। आगे हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे हाफ नंबर के क्वेश्चन की, आधे नंबर का क्वेश्चन, सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम सिर्फ एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, एक टर्म होती है, दैट इज, मैं अलग कर देता हूं इसको पूरे को। उस टर्म का नाम होता है सेल फ्री सिस्टम।
ये महर्षि यादव वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ये सेल फ्री सिस्टम है। अब सेल फ्री सिस्टम क्या होता है? फ्री वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? हम कहते हैं कि कोई आइटम जर्म फ्री है, ठीक है। जर्म फ्री कोई भी आइटम है, मतलब कि उसके ऊपर जर्म्स नहीं है, तो फ्री। इन केस ऑफ बायोलॉजी हम क्या देखते हैं? फ्री का मतलब होता है कि जो चीज इससे पहले लिखी होगी वो एब्सेंट होगी। यहाँ पर फ्री से पहले क्या लिखा है? सेल, माने सेल एब्सेंट होगा, ठीक है। सेल जो है वो एब्सेंट होगा। अब ये सेल एब्सेंट है, ये क्या चीज करेगा? ये मतलब कि ऐसी रिएक्शन होगी जो कि होनी तो सेल में चाहिए बट सेल में नहीं हो पा रही, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मान लो सेल है, लेट से ये आपका क्या चीज है, अगर मैं आपको एक फ्री सेल सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम के एग्जांपल दूं, तो इसको ऐसे समझो कि फर्टिलाइजेशन का केस चल रहा है। चलो, उससे बढ़िया तो कोई एग्जांपल ही नहीं है। ओवम है, ये क्या है आपका? स्पर्म है। स्पर्म के 3 हिस्से होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन जो है ये नॉर्मल फीमेल बॉडी के अंदर चलती है क्वाइटस के बाद, ठीक है। क्वाइटस मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन जो है ये फीमेल के बॉडी में चलती है। कहां पे चलेगी? फिलोपियन ट्यूब में। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फिलोपियन ट्यूब के बारे में, तो वहां पर ये चीज ये चलती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब कई केसेस में क्या होता है, मैंने आपको स्टेराइल ह्यूमन कपल्स का केस बताया था, याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टेराइल ह्यूमन कपल्स जो होते हैं वो आईवीएफ टेक्निक यूज करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो जब आईवीएफ टेक्निक यूज करेंगे तो वो क्या करते हैं, लैब्स में ही आर्टिफिशियली इन अ टेस्ट ट्यूब वो पूरी वैसी ही कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जैसी की कंडीशन कहां पर होती है? एक फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होनी है। तो वो क्या करेंगे, वो आपका सिंपली वैसी कंडीशन बाहर क्रिएट कर देंगे बॉडी के, जो कि बॉडी के अंदर थी। तो जब उन्होंने ये कंडीशन बाहर क्रिएट कर दी, तो अब इस कंडीशन के अंदर ओवम को एंड स्पर्म को रखवा के अच्छे से फ्यूज तो करवाया जा सकता है। तो जब हम सेल से बाहर उस सेल की ही कंडीशन को क्रिएट कर दे, उस सेल के अंदर जो कंडीशंस चल रही है उनको क्रिएट कर दे, तो वो पोर्शन हो जाता है आपका एक कंप्लीट सेल फ्री सिस्टम, ठीक है। इसको फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम कॉन्शियसनेस पे जाते हैं। अच्छा, कॉन्शियसनेस से जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, सेल फ्री सिस्टम से रिलेटेड है कि जो सेल फ्री सिस्टम, तो मैंने आपको सिस्टम बताया ना, ठीक है। ये तो पूरा सिस्टम हमने जो क्रिएट किया है, दिस इज अ सेल फ्री सिस्टम। ठीक है, दिस इज अ सेल फ्री सिस्टम। बट ये जो रिएक्शन अब चल रही है ना, जो सेल के बाहर चल रही होगी किसी सेल फ्री सिस्टम के अंदर, तो सेल फ्री सिस्टम के अंदर चलने वाली रिएक्शन का नाम भी अलग होता है। उसका नाम होता है लिविंग रिएक्शन। तो जो रिएक्शन आपकी एक सेल फ्री सिस्टम में चल रही है, ठीक है, वो आपकी कौन सी होगी? लिविंग रिएक्शन। मैं लिख देता हूं, जी छोटा सा करके लिख देता हूं, occurs in a cell free system। अभी तक मैं सारा एनसीईआरटी में चल रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर के मैंने कोई छोटी मोटी बड़ी छोटी बात नहीं की, ठीक है। करो इतना, कर लिया नोट? चलो फिर मैं इसको उड़ा रहा हूँ एंड अब हम कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कॉन्शियसनेस से आपके दिमाग में पहली बार सुन के क्या चीज आती है? सोचो, कॉन्शियसनेस, हम कहते हैं ठीक बच्चों को कि आप क्लास में कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है। कॉन्शियसनेस का असली मतलब पता है क्या है? अगर मैं एग्जांपल देता हूं, तुम मेरे सामने खड़े हो, ठीक है। अगर तुम मेरे सामने खड़े हो, ये लास्ट लेक्चर में भी इससे रिलेटेड एग्जांपल थी, सामने खड़े हो, मैं खींच के तुमको थप्पड़ मारने लगूं, तो जब तुम्हारे हाथ इधर मुंह के पास आएगा ना, तुम्हारी एक आंख ऐसे बंद होने लग जाएगी, ठीक है।
एक आंख ऐसे बंद होने लग जाएगी। यानी कि तुम क्या कर रहे हो, उस जो मैं स्टिमुलस प्रोवाइड करना चाह रहा हूं आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, या उसके विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप बेसिकली। तो जब आप किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट या उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हो, रिस्पॉन्स शो करते हो, यानी कि रिस्पॉन्ड करते हो, तब आप क्या करते हो, वहां पे कॉन्शियसनेस दिखा रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कॉन्शियसनेस का एक दूसरा नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिविटी, और इसका एक और नाम होता है दैट इज अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस, ये इसके दो नाम हो गए। अब दो नामों के बाद एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कॉन्शियसनेस होता है इट इज द मोस्ट टेक्निकल एंड मोस्ट ऑब्वियस नहीं आना, कॉम्प्लेक्स आना है यहाँ पे। हाँ, प्रोसेस। अब खुद एक चीज सोचना, मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों कह रहा हूं। मैंने आपको थप्पड़ मारा, तो जब आपको मैं थप्पड़ मार रहा हूँ, वैसे तो मैं कभी मारता नहीं हूँ बच्चों को, ठीक है, बट जब मैं थप्पड़ मारूंगा तो क्या होगा, थप्पड़ मारने पर क्या करोगे, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। पहले तो आपकी ये आंख बंद होने के पीछे भी एक रीजन है। पहला, जितना टाइम तक मैं आपको बोल रहा हूँ आपको डर लगेगा कि अब थप्पड़ पड़ सकता है, तो आपके ब्रेन के अंदर बैक ऑफ द माइंड ये चीज चली जा रही है कि अब थप्पड़ पड़ेगा। एग्जाम्पल समझो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है। बैक ऑफ द माइंड ये चीज चलती जा रही है, जब मैंने मारा तो आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया आपकी आई के मसल्स को, ठीक है, कि जैसे मैंने मारा आपकी एक आंख ऐसे बंद होने लग गई। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, आपके मोटर न्यूरॉन्स को मान लो उन्होंने क्या किया, ब्रेन ने स्टिमुलेट किया आपके मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन की मदद से आपने आगे हाथ रख लिया। कहते हैं ना ऐसे जब थप्पड़ पड़ता है तो आगे हाथ रख लेते हैं, तो वैसी चीज जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू चलती है, एंड वो चीज कौन देखती है, हमारी कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये चीज होगी हमारी कॉन्शियसनेस के बारे में। अब कॉन्शियसनेस क्या है, अब इसके मेन डेफिनेशन पे आते हैं। रिस्पॉन्स टूवर्ड्स एनी environmental stimulus। किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस के अगेंस्ट या विद रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्स शो करना इज योर कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस के ना जो ये पोर्शन है एनवायरमेंटल स्टिमुलस वाला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एनवायरमेंटल स्टिमुलस ना तीन तरीके के होते हैं, यह मैं एनवायरमेंटल स्टिमुलस को ही पहले खोल के लिख रहा हूँ। ठीक है, तीन टाइप्स के होते हैं। ये तीनों टाइप्स कौन सी हैं, पहला है आपका फिजिकल, ठीक है, दूसरा है आपका केमिकल, तीसरा है आपका बायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलस में क्या क्या चीजें आती हैं, फिजिकल स्टिमुलस में आती है सबसे पहली चीज तो लाइट। अच्छा, लाइट के अगेंस्ट हम कैसे रिस्पॉन्स शो करते हैं, कभी देखा होगा धूप में जब जाते हो एकदम से, ठीक है, किसी अंधेरे कमरे से सीधा जब धूप में जाओगे तो आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी। अगर आपको चश्मे की वजह से दिखने मैं दिखा देता हूँ, आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, धूप में, या फिर आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, तो क्या है, आप उस लाइट के बहुत ज्यादा जब लाइट होती है, जैसे एकदम सुबह उठते हैं, ठीक है, रात भर जब सो के एकदम सुबह उठते हैं, मम्मियां लाइट ऑन कर देती हैं, तो वो लाइट आंखों में इतनी चुभती है ना कि हम ऐसे कहते हैं आंखें ऐसे कर लेते हैं, अपनी पूरी बंद कर लेते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 70% अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो वो क्या है, हम उस लाइट के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर। अरे इसका तो बहुत ही मतलब ना बढ़िया एग्जांपल है ये। टेम्परेचर क्या होता है, आप सर्दियों में कांपते हो, शिवरिंग होती है, ठीक है, तो वो जो सर्दियों में आप कांपते हो, वो क्यों कांपते हो, कोई तो रीजन होगा उसके कांपने के पीछे।
देखो वो भी हम क्या कर रहे हैं, उस वेदर को उस वेदर के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। समझो, जो सर्दी का मौसम है वो ठंडा होता है काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा जब ठंड होती है, एकदम दिसंबर वाला महीना पीक पे होता है, ठीक है। तो क्या होगा, उस पॉइंट पे नोटिस करना कि आप ना जब कांपते हो ना, तो कांपने से क्या होता है, बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, तो उस एनर्जी की वजह से हमको हीट मिलती है। ऐसे ही गर्मियों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, अभी महीना कौन सा चल रहा है, अभी मई का महीना चल रहा है और मैं एक बंद कमरे में ये लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी हालत आप देख ही सकते हो। तो क्या चीज है कि पसीना आता है। ये पसीना क्यों आ रहा है, ये पसीना इसलिए आ रहा है ताकि आपकी बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट मिल जाए, ठीक है। अगर पसीना नहीं आएगा तो अंदर ही अंदर बॉडी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो ये पसीना जो है ये आ रहा है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से, दैट्स वाई हम कहते हैं कि हम जो है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है। हम अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दो चीजें आ गई, टेम्परेचर एंड लाइट, इनके रिस्पेक्ट में हम शो करते हैं। तीसरा वाटर। ये जो वाटर है ना, वाटर की एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, वाटर बहुत ही प्यारी एग्जांपल है। पानी के अंदर अगर हाथ अपना छोड़ देते हो तो उससे क्या होगा, पानी के अंदर अपना हाथ कंटिन्यूअसली छोड़े रखने पे क्या उंगलियों के इधर इधर वाली साइड पे आगे आगे की तरफ वो गंदे गंदे से निशान नहीं आ जाते, आते हैं ना। या फिर अगर पानी अगर ज्यादा देर अपना हाथ उसमें रखो तो हम कहते हैं कि स्किन गल जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, हमारी स्किन उस वाटर के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये आपका वाटर का एग्जांपल हो गया। केमिकल्स में क्या क्या आते हैं आपके, पोल्यूटेंट्स एंड एसिड्स। एसिड्स के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है उतनी, ठीक है। अगर आपने छपाक मूवी देखी है या फिर आपको एसिड अटैक्स के केस पता है, तो आपको पता होगा कि जो एसिड्स होती है हमारी स्किन को किस तरीके से, किस हद तक जला सकते हैं। या एसिड जो है ये इतने, मतलब स्किन को इतने बुरे से जलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं ना कि आदमी पहचान में तो छोड़ो, उसकी आवाज तक चेंज हो जाती है सर्जरी के बाद, ठीक है। उसकी आवाज तक को इफेक्ट कर देता है। तो ये एसिड जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। एंड केमिकल्स, हमारे केमिकल एनवायरमेंटल स्टिमुलस में हम एसिड्स को गिनते हैं, साथ में गिनते हैं पोल्यूटेंट्स को। पोल्यूटेंट्स को ऐसे समझो कि आपको सीजन बदलने पे क्या छींकें नहीं शुरू हो जाती है एकदम से, ठीक है। या कहते हैं कि सीजन बदलने पे जैसे फसलों की कटाई होती है, एक चलती है ना ये चीज की, फसलों की जब कटाई होती है तब छींकें वगैरह बहुत आती हैं, ठीक है। तो बीमार होने के चांस उस टाइम पे ज्यादा क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे जो है एयर में पोल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा है। आपको पता होगा 10th क्लास में आपने पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा होगा, तो पोलन ग्रेन से भी आपका एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस होते हैं, ठीक है। बाकी एक आप पढ़ोगे 12th में, 12th का पहले चैप्टर में आप एक चीज पढ़ोगे, पार्थीनियम कैरेट ग्रास, ठीक है। कैरेट ग्रास होती है पार्थीनियम, उससे भी आपको क्या होता है, ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एस्थमा ब्रोंकाइटिस होने के चांस रहते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, केमिकल। तीसरे आते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल तो बहुत सेम चीज है। सीजन, बायोलॉजिकल में हम सीजन को गिनते हैं। सीजन चेंज होने पे क्या बीमार होते हैं, गर्मी से सर्दी हुई, गर्म सर्द होके बीमार होते हैं, सर्दी से गर्मी हुई फिर से बीमार होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर आपकी बॉडी जो है, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड शो कर रही है किसके रिस्पेक्ट में, चेंजिंग एनवायरमेंट, चेंजिंग सीजन के रिस्पेक्ट में। तो वो सीजन जो चेंज हो रहा है वो मेरे लिए एक स्टिमुलस का काम कर रहा है, जिसके अगेंस्ट या विद रिस्पेक्ट टू मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ये बातें होगी आपकी कॉन्शियसनेस के बारे में। अब एक चीज आती है, उस चीज का नाम है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। एनसीईआरटी का ना एक बहुत ही छुपा रुस्तम पोर्शन है ये, सेल्फ कॉन्शियसनेस। भैया कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, पता होगा, ठीक है। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर है मतलब कि ये सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। तो डिफाइनिंग फीचर है मतलब कि सभी के सभी लिविंग में ही प्रेजेंट है।
अब ध्यान से एक बात समझना, अगर ये सभी के सभी लिविंग में प्रेजेंट है, मतलब कॉन्शियसनेस तो सभी लिविंग में होगी। गली में अगर कुत्ता है, ठीक है, डॉग है, कैट है, कुछ भी है, ठीक है, उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर भी कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका एक डिफाइनिंग फीचर होता है। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ सोशल एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस में होती है। तो ये और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं। तो सीन आगे बताऊंगा क्यों। ओनली इन ह्यूमंस, होमोसेपियंस में ही ये चीज होती है, ह्यूमंस में ही होती है। अच्छा, अब मुझे एक चीज सोच के बताओ कि क्या अगर एक स्ट्रीट डॉग है, ठीक है, स्ट्रीट डॉग है, गली का कुत्ता है, उसको क्या पता होगा वो क्या कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, क्या उसने पहना हुआ है, ठीक है, उसको ये थोड़ा ना कोई मतलब होश रहेगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। उनकी मस्त जगह क्या है, वो नालियों में बैठना प्रेफर करते हैं ठीक है। तो मतलब कहने की बात है कि उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो किन के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। बट क्या तुम्हें ऐसा फर्क पड़ता है? घर की बात नहीं कर रहा मैं, घर में तो सभी ऐसे ही होते हैं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। जब बाहर जाते हो, कोचिंग जाते हो, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, अच्छे अच्छे से तैयार होके जाते हो, ठीक है, पूरे एकदम से तैयार होके जाते हो ना, आज सुंदर सुंदर दिखूंगा, ठीक है। तो वो तो आपका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, क्या आप अचानक से खाने के एटिकेट्स नहीं पैदा कर लेते अपने दिमाग में, है ना, कि मुझे यहाँ इस तरीके से खाना चाहिए। घर में चाहे हाथ से चावल खाओ, वहां पर क्या चाहिए जी, मुझे कटलरी चाहिए, नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे बड़ा क्लीन रह के खाना है, ठीक है। तो वहां पर ये चीज क्या होती है, आप खुद को लेके कॉन्शियस हो जाते हो। कपड़े पहनते टाइम, खाना खाते टाइम, पब्लिक में उठते बैठते टाइम, किन लोगों के साथ बैठना उठना है, ठीक है। तो इन सब केसेस में आप क्या करते हो, सेल्फ कॉन्शियसनेस हो जाते हो, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो, खुद को लेके कॉन्शियस। एंड इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो एक चीज याद रखना, ह्यूमंस को छोड़ के सेल्फ कॉन्शियसनेस कोई और नहीं दिखा सकता। ह्यूमंस को छोड़ के सेल्फ कॉन्शियसनेस कहीं और नहीं दिख सकती। ये की पॉइंट है कि आज लिखवा के ले लो, ठीक है। तो ह्यूमन इज द ओनली एनिमल, ठीक है, ओनली ऑर्गेनिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन शो सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में इतनी बात थी। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस के एग्जांपल अगर आपको देनी हो तो आप इस तरीके से दे सकते हो कि आप क्या पहन रहे हो, ठीक है, क्या खा रहे हो। ऐसा तो है नहीं, देखो जैसे जो डॉग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, डॉग्स वगैरह होते हैं, वो तो कहीं भी मुंह मार लेते हैं। क्या तुम करते हो ऐसा? घर की बात नहीं कर रहा है मैं, घर में तो तुम खाना ढूंढने के लिए कहीं भी मुंह मार लेते हो, बट क्या बाहर ऐसा करते हो? नहीं, कि बाहर आपको पता आपको लोग देख रहे हैं। तो अब आप क्या हो गए हो, खुद को लेके कॉन्शियस, एंड दैट प्रॉपर्टी इज दी सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। फटाफट से इतने पोर्शन नोट करो। कर लिया नोट? अब ना इसमें एक मैं पॉइंट ऐड ऑन करता हूं, बहुत ही जबरदस्त वाला। इसमें जो मैं पॉइंट ऐड करने वाला हूं ना, वो है कोमा पेशेंट का। अच्छा, कोमा पेशेंट एक साउथ की ना बहुत अच्छी मूवी है कोमाली नाम से, ठीक है, कोमाली नाम से मूवी है। वो 19 या 20 साल कुछ ऐसे है, ठीक है, कुछ 10 साल से कुछ ऐसी सीन है कि वो कोमा में रह रहा था, ठीक है। तो कोमा से उठा वो 2019 में, एंड उठा पता वो कैसे, उसको एक चींटी ने काट लिया था। अगर मूवी देखे तो पता होगा, कोमाली नाम है मूवी का, मैं लिख देता हूँ, टाइम मिले तो देख लेना, ठीक है। कोमा पेशेंट का केस उसमें मतलब सही से समझाया रखा है, ठीक है। तो ये मूवी का नाम है, 2019 में आई थी, ठीक है। तो 2019 में वो होश में आता है। तो कोमा पेशेंट का केस क्या होता है, कोमा पेशेंट असल में, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, तो कोमा पेशेंट असल में क्या होते हैं, ब्रेन डेड होते हैं, यानी कि दिमाग से थोड़ा सा मतलब जो उनका दिमाग है वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा, तो ये ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। कोमा पेशेंट आर ब्रेन डेड। तो इनके केस में क्या कॉन्शियसनेस होगी, क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस होगी?
सोचने वाली बात है। इनके अंदर होगी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इनके अंदर प्रेजेंट होगी, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नॉट प्रेजेंट। सोचो क्यों? क्या कोमा पेशेंट को फर्क पड़ता है उसने क्या पहना हुआ है? क्या कोमा पेशेंट को फर्क पड़ता है उसके आसपास कौन बैठा हुआ है? नहीं, क्योंकि उसका ब्रेन तो ये चीजें प्रोसेस ही नहीं कर सकता। उसका ब्रेन तो क्या है, वो पेशेंट कैसा है, ब्रेन डेड है, तो उसका ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है ये चीज प्रोसेस करने की। मैंने क्या पहना हुआ है? कोमा पेशेंट को चाहे बिना कपड़ों के बिठा दो, उसको थोड़ी पता लगेगा। ठीक है, तो कोमा पेशेंट का क्या सीन होता है, ये ब्रेन डेड होते हैं, यानी कि क्या पहने, क्या खाएं, किन लोगों के अंदर बैठे हुए हैं, अभी इनके आसपास कौन बैठा हुआ है, ये वो चीज प्रोसेस ही नहीं कर पाते। दैट मीन्स ये कॉन्शियस तो है, इनको पता है, ठीक है, बट ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, मान लो कि मेरा अगर कोई मेल कोमा पेशेंट है तो मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में क्या लिखूंगा, यहीं पे ऐड ऑन कर लो। ठीक है, अवेयर अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, अवेयर अबाउट हिमसेल्फ। तो ये आपका केस हो गया कोमा पेशेंट का। ठीक है, फटाफट से इस पूरे पोर्शन को नोट कर लिया जाए ताकि मैं नेक्स्ट पे शिफ्ट कर सकूं। तो आगे करते हैं। देखो ये चीज मैंने पहले बोर्ड पे लिखी ताकि हमारा टाइम बच सके। एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन, एंड एनसीईआरटी इस लाइन के आगे 3 प्रूफ देती है जो कि मैंने सामने रखे। पहले लाइन का मतलब समझो। ऑल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज नई बन रही हैं, ठीक है, जो न्यू प्रॉपर्टीज आ रही है, मैं प्रीवियस प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा, जो न्यू प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो सभी की सभी पुरानी वाली प्रॉपर्टीज की इंटरैक्शन की वजह से आ रही है। ठीक है, इसके प्रूफ देते हुए क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस। सेल्स से हमको पता है टिश्यू बनते हैं, बट जब सेल से टिश्यू बनते हैं ना, तो सेल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो हमको टिश्यूज में नहीं दिखती। ठीक है, यानी कि टिश्यू जो है, टिश्यू इज हैविंग अ कंप्लीट डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स मतलब जिन सेल्स ने साथ में जुड़ के टिश्यू को बनाया। ठीक है, तो जो आपका टिश्यू होगा दैट इज हैविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जो कि किससे अलग होंगी, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल से। एक टीचर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका मतलब दिया था। मैं वही एग्जांपल यहाँ पर भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, समझो कि आपके घर पे आलू गोभी की सब्जी बननी है। ठीक है, आलू गोभी की सब्जी बनी है, तो क्या आप पहले कच्चे आलू खाओगे, फिर कच्ची गोभी खा के, तेल पी के, मसाले खा के, क्या पेट के अंदर सब्जी बना लोगे? नहीं, कुछ स्वाद नहीं आएगा, गंदा गंदा सा लगेगा सब कुछ। ठीक है, कच्चे आलू कौन खाता है? ठीक है, सब उबाल के खाते हैं। कच्चे आलू कौन खाता है? कच्ची गोभी कौन खाता है? बट वहीं सोचो, अगर आपने कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला, मसाले डाले, तड़का लगाया एकदम मस्त वाला, ठीक है, तड़का वगैरह में जो भी सब्जी को लगता है, बीच में आलू गोभी को डाला, पकाया अच्छे से, तो पकाने के बाद क्या मजेदार फ्लेवर नहीं आता उसका? तो अब खुद सोचो, जब तक वो सभी चीजें इंटरेक्ट नहीं कर रही थी, मैं सबको अलग अलग खा रहा था, ठीक है, कच्चा आलू अलग, कच्ची गोभी अलग, ठीक है, तेल में अलग से पी रहा था, तो मुझे बहुत गंदा फ्लेवर आएगा, मुझे तो किसी चीज का फ्लेवर आएगा ही। बट जब मैंने उनको एक कढ़ाई में उतारा, सबको इंटरेक्ट करवाया साथ में, तो कढ़ाई में उतार के इंटरेक्ट करवाने के बाद जो फ्लेवर बना वो उन पिछले वालों से कंप्लीटली डिफरेंट था। पिछले वाले में गंदा गंदा फ्लेवर आ रहा था, अब मजेदार वाला फ्लेवर आ गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपके टिश्यूज होते हैं, भले ही वो सेल्स की इंटरेक्शन से बनते हैं, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट इज कैरिंग डिफरेंट, जो टिश्यूज होगा दैट इज कैरिंग डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द अदर फ्रॉम द सेल्स, जो जिन्होंने वो टिश्यू को बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, सेम इसी की जुड़वा बहन नीचे है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्युलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल बेसिस बट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। यानी कि जो आपकी सेल्युलर ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी सेल्युलर ऑर्गेनेल्स होती हैं, उनकी भी क्या चीज होती है,
जिन मॉलिक्यूलर बेसिस से वो एक सेलुलर ऑर्गेनेल बनी है, उन मॉलिक्यूलर बेसिस की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है एंड इस ऑर्गेनेल की प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि ये दो मॉलिक्यूलर बेसिस जो थे इतने सारे, ये आपस में इंटरैक्ट करते गए और इनके इंटरैक्शन की वजह से जब ये बना तो क्या हुआ? ऑल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन। तो यहाँ पर इंटरैक्शन की वजह से प्रॉपर्टीज में फर्क आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज चेंज होगी। थर्ड पॉइंट हमको क्या कहता है? थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरैक्शंस रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। अब इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझते हैं। ये मैं चाहता था कि मैं लिखते लिखते आपको समझाऊं। देखो, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज पता क्या होती हैं? सीन इन अ कंप्लीट पॉपुलेशन। सीन इन अ कंप्लीट पॉपुलेशन यानी कि ये वो प्रॉपर्टीज है जिनको मैं किसी एक इंडिविजुअल में नहीं दे सकता। एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल में मुझे प्रॉपर्टीज नहीं देखने को मिलेंगी। अगर मुझे प्रॉपर्टीज देखनी है तो मुझे एक कंप्लीट पॉपुलेशन में ही मिलेंगी। जैसे क्या कभी बर्थ रेट के बारे में सुना? बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो। तो ये सब क्या होता है? बर्थ रेट आपका क्या होता है कि कितने बर्थ हो रहे हैं पर कैपिटा। मान लो कि मैं पूरी इंडिया की पॉपुलेशन कंसीडर करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपको कि इंडिया में हर घंटे 12 बच्चों का जन्म हो रहा है। हर घंटे 12 बच्चों का जन्म हो रहा है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, मेरा बर्थ रेट। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर। मैंने पॉपुलेशन का एरिया स्पेसिफाई कर दिया कि पूरे इंडिया में। ठीक है, तो उस केस में जितने बर्थ हो रहे होंगे पूरी पॉपुलेशन को मिला के वो क्या होंगे? आपके बर्थ रेट होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में हर घंटे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 11-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो वो मेरा क्या आएगा? एक तरीके से मेरा बर्थ रेट आ जाएगा। ऐसे इंडिया में हर घंटे मान लो 6 लोग मर रहे हैं। ठीक है, हम एवरेज लगा के चलते हैं, वैसे तो ज्यादा होते हैं, काफी ज्यादा, बट हर घंटे 6 लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज होगी? ये भी मेरा डेथ रेट के जैसे ही हो जाएगा। उसके बाद आती है सेक्स रेशियो। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है समझानी। देखो, सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ मेल्स पर कैपिटा फीमेल या नंबर ऑफ फीमेल्स पर कैपिटा मेल। कितने मेन के लिए कितनी फीमेल है या कितनी वुमेन के लिए कितने मेन है। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर मैं एक बंदे को कंसीडर करूं, मैं क्या बताऊंगा उसको कि तो क्या मतलब क्या उसके लिए मैं क्या बता सकता हूँ ना? मेरे को तो पूरी पॉपुलेशन चाहिए उसके लिए। ठीक है, उसके लिए मुझे पूरी पॉपुलेशन चाहिए। वो तो अकेला है, मैं उसको क्या होऊंगा? तो खुद में एक फीमेल है तो खुद में एक मेल है? नहीं, ऐसा तो नहीं मैं कह सकता। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि सेक्स रेशियो हो गया, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ये पॉपुलेशन में देखी जाने वाली प्रॉपर्टीज है। एंड ये जो पॉपुलेशन में देखी जाने वाली प्रॉपर्टीज है, दीज आर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनको इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बोला जाता है। हो गया समझ? आ गया पूरा? सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ठीक है, वरना यहाँ पर आपको नीचे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? उस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी डाउट भेज सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो अगर आप जलंधर से हैं तो एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जलंधर से हैं तो मैं आपको ऑफलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी अदर स्टेट या कोई सिटी दूसरी है, ठीक है, विद इन पंजाब कोई दूसरी सिटी है, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग भी फैसिलिटी उसकी मिल जाएगी। जस्ट वो नीचे नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड मुझे कॉल लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज वाला टॉपिक किस किस को समझ आया फटाफट से कमेंट सेक्शन में दिल भेज देना। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।